प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की NCERT की पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली 1.2। तो हमने पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी थी। सबसे पहले तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे एक उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं कि यहाँ 210 का अभाज्य गुणनखंडन बनता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम वही मानते हैं जो 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2। ये जो अभाज्य गुणनखंडन होगा अद्वितीय होगा, चाहे इसमें अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अब क्रम चाहे मैं यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 ले लूँ या 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ले लूँ, इसको भी वही माना जाएगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में ही लेते हैं अभाज्य संख्याओं के क्रम। ये केवल सुविधा के लिए, अगर हम इसको यही ले लेते हैं तो भी उसको यही माना जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 या 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2, एक ही माना जाएगा इसको। अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात किया था। अब हम HCF और LCM दोनों ज्ञात करेंगे किस विधि का प्रयोग करके, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। अब आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं हमारी शुरू होती हैं 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश इस तरह से चलती रहेंगी। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 5 के 2 गुणनखंड हैं 1,5, 7 के भी 2 गुणनखंड हैं 1,7, 11 के भी 2 गुणनखंड हैं 1,11। इनको केवल 2 ही संख्याओं से भाग होगा। जैसे 11 को केवल 1 से और 11 से भाग होगा। जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड भी यही होंगे। लेकिन एक क्या है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है, इसको 1 से ही भाग होगा पूरा। तो एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे 4 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 4 के गुणनखंड बनेंगे, सभी गुणनखंड अगर लिखें 1, 2, 4, तो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। 4 1 से भी भाग हो जाता है, 4 को 2 से भी भाग हो जाता है, 2 दूने 4, 4 से भी 4 एकम 4। तो 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। लेकिन जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। यहाँ पर अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे एक उदाहरण लिया है, संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 20। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 और 20 दोनों के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड बनते हैं 2
और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड है। 2 से भाग हो जाता है, 2 तियां 6, 3 से 3 एकम 3, तो अभाज्य गुणनखंडन इसका हुआ 6 बराबर है 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। इसी प्रकार 20 का जब अभाज्य गुणनखंडन करते हैं हम, 20 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये सारे अभाज्य संख्याएं आ रही हैं देखो, पर यहाँ हमने क्रम को आरोही क्रम में लिया है। पहले अगर सबसे छोटी संख्या से भाग होता है तो उससे कर रहे हैं सुविधा के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर 2 से भाग हो रहा है तो हम फिर से उसी 2 से चेक करेंगे कि उससे भाग होता है नहीं। अगर उससे भाग नहीं होता तो हम अगली अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं, उससे भाग करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 से किन संख्याओं को भाग हो जाता है जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन संख्याओं को। 3 से किन संख्याओं को भाग होता है जिनमें अंकों का योग 3 का गुणज हो। तो यहाँ हम 2 से ही चेक कर रहे हैं अभी, क्योंकि अंतिम अंक 0 है तो 2 से भाग हो जाता है। इस प्रकार फिर 5 से भाग होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार 20 का अभाज्य गुणनखंडन बनता है 2 गुणा 2 गुणा 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में आ रहा है, और इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 6 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा 2। वैसे एचसीएफ होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। सबसे छोटी घात दोनों में जो है 1 है। अब आगे कोई और नहीं है तो गुणनफल की बात ही नहीं है। तो 2 जो दोनों में आ रहा है इसको एक ही बार लिखेंगे हम। इसका मतलब 6 और 20 का एचसीएफ होगा 2। अब 6 और 20 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें सभी गुणनखंड आएंगे, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, इसमें सभी गुणनखंड होंगे। कौन कौन से? जैसे 2 है ए बी होगा, 3 है ओ बी होगा, 5 भी होगा। लेकिन 2 कौन से? ए वाला तो एक बार लिखा जाएगा जो उभयनिष्ठ है, और दूसरा ए बी आएगा एक बार। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसको हम लिखते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब ये ध्यान रखना, एलसीएम के टाइम, एचसीएफ के टाइम तो हम क्या करते थे, जो दोनों में आता है या 3 संख्या है तो तीनों में जो उभयनिष्ठ होता है उनका हम गुणनफल लेते हैं, उन गुणनखंडों का हम गुणनफल लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का। लेकिन एलसीएम में हम सभी गुणनखंडों का गुणनफल लेंगे। अब 2 जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखा जाएगा, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड को एक बार लिखेंगे, बाकी सभी गुणनखंड जो हैं उनका गुणनफल भी आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 गुणा 2, 2 की घात 2 होगी, और 3 की घात 1, 5 की घात 1। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 और 20 का एलसीएम आएगा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब 2 जो था अभाज्य गुणनखंड था, पर इसमें 2 की घात 2 आ गई, बड़ी घात जिसमें है। जैसे 20 में 2 की घात 2 है, 6 में 2 की घात 1 थी, तो हमने कौन सी घात ली? बड़ी घात। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब 3 जो है 6 में आ रहा है, सभी गुणनखंड आएंगे, 6 के भी 20 के भी, और बड़ी घात ली जाएगी। जैसे 3 की बड़ी घात इसमें 1 ही है, 5 की बड़ी घात भी 1 ही है, तो इसको लिखते हैं हम 4 गुणा 3 गुणा 5, जो कि आ गया 60 के बराबर। सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो हम क्या करते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 2 है उसको एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी सभी गुणनखंड जो हैं उनको हम गुणा कर देंगे, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हैं। एचसीएफ आया है 2 गुणा एलसीएम आया है 60, जो कि कितना हो गया? 120। तो वो किसके बराबर होता है? इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा हमेशा। 60 गुणा 2 भी 120 और 6 गुणा 20 भी 120। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी के बराबर होगा। इस प्रकार हम आगे प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न करते हैं।
अब इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करते हैं। 2 से 140 को भाग किया, 2 साते 14, सिफर वैसे ही 2 सिफर सिफर। फिर क्योंकि 2 से उन संख्याओं को भाग हो जाता है जिनके अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब अभी भी हम इसी से कोशिश करते हैं क्योंकि लास्ट में 0 आया है तो 2 से भाग हो जाएगा इसको भी। 2 से 3 दूने 6, शेष बचता है 1, 10 बना, 2 पाँचे 10। अब हम अगली अभाज्य संख्या 3 से देखते हैं। क्योंकि अंकों का योग 8 है तो 3 से इसको भाग नहीं होगा, अंकों का योग 3 के गुणज में नहीं आ रहा है, तो हम अगली अभाज्य संख्या की ओर चलेंगे, 5 की ओर। 5 साते 35 होता है, 5 से इसको भाग हो जाता है तो 7 एकम 7। इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बनता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 भी लिखते हैं इसको। अब 156 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। अंतिम अंक देखते हैं। पहले हम यहाँ 6 है इकाई के स्थान पर तो 2 से इसको भाग हो जाएगा। 2 साते 14, शेष बचता है 15 में से 14 घटाने पर 1, आगे से 6 उतारेंगे 16 बनेगा, 2 आठे 16, या भाग कर सकते हैं साइड में। अब क्योंकि अंतिम अंक फिर से 8 है तो इसलिए इसको 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग करते हैं, 2 तियाँ 6, 7 है वहाँ पर, शेष बचता है 1, 18, जब 8 उतारेंगे 2 नया 18, 39 आया। अब इसको 2 से भाग तो होगा नहीं क्योंकि अंतिम अंक 9 है, विषम संख्या है। अब 3 से देखते हैं अंकों का योग। देखो यहाँ 12 है तो 3 से तो भाग हो जाएगा इसको। 13 तियाँ आपको पता है 39 होगा। 13 अब खुद अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हम 156 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये बन गया 156 का अभाज्य गुणनखंडन। अब हम प्रश्न नंबर 1 का ही तीसरा भाग करते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंडन। तो 3825। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अंतिम अंक 5 है तो इसको तो 2 से भाग होने वाला नहीं है। फिर हम देखते हैं 3 से अंकों का योग देखते हैं, 5 जमा 2 जमा 8 जमा 3, तो 5 2 7 8 15 3 18, जो कि 3 के गुणज में आ रहा है। तो हम चेक कर सकते हैं 18 3 के गुणज में आ रहा है तो 3 से इसको भाग हो जाएगा। तो यहाँ हमने भाग किया 3 एकम 3, अब 3 दूने 6, 3 तियाँ 9 क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। 6 को घटाएंगे 8 में से 2 बचा, 22 बना, अगला अंक उतारेंगे तो 22 बन जाएगा। 3 साते 21, 1 बचा शेष 15 बनेगा, 3 पाँचे 15। अब यहाँ भी अब हम इसी गुणनखंड से भाग करने की कोशिश करेंगे, तभी तो आरोही क्रम में लेते हैं आसानी के लिए। बाकी आप क्रम कोई भी ले सकते हैं वैसे अभाज्य गुणनखंडों का। अब 3 से दोबारा भाग हो जाएगा क्योंकि अंकों का योग बनता है यहाँ 5 जमा 7 जमा 2 जमा 1, 5 7 12, 2 14 और 1 15, 15 3 का गुणज है, इसलिए दोबारा 3 से इसको भाग हो जाएगा। अब 4 तियाँ 12, अब 7 अंक उतारा, 3 दूने 6, घटाकर 1 बचा, 15 बनेगा, 3 पाँचे 15। अब दोबारा हम कोशिश करते हैं 3 से देखते हैं। अंकों का योग 5 2 7 4 11, 3 से नहीं होगा, इसलिए अगली अभाज्य संख्या आती है 5। 5 से किन संख्याओं को भाग होता है जिनके अंत में 0 या 5 हो, पर 0 वाली संख्याओं को तो 2 से भाग हो जाना था पहले ही, तो इसलिए हम 5 से भाग करते हैं इसको। तो 5 आठे 40, शेष बचा 2, आगे से 5 उतारा 25, 5 पाँचे 25। अब 5 से इसको भी भाग हो जाएगा, अंतिम अंक 5 है, 17 पाँचे 85। 17 एकम 17 खुद अभाज्य संख्या है तो इसको हम लिखते हैं 3825 बराबर है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये बन जाता है 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। इसी प्रकार 5005 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ अंतिम अंक 5 है, 2 से तो भाग होने वाला नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है,
तो अगली अभाज्य संख्या हम लेते हैं 3। 3 से भी भाग नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग 5 जमा 0 जमा 0 जमा 5 10 बनता है, जो कि 3 के गुणज में नहीं आता। अतः हम अगली अभाज्य संख्या 5 से भाग करते हैं, क्योंकि अंतिम अंक 5 है, 5 से इसको भाग हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 एकम 5। तो इस प्रकार अब यहाँ अंतिम अंक 1 आ गया है। अब हम अगली अभाज्य संख्या 7 से भाग करते हैं, इसको भाग हो जाता है। इसके नियम है 5 से विभाज्य, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब 7 से इसको भाग हो जाएगा। क्यों? जैसे 7 से इसको भाग करते हैं 143 आता है। 7 एकम 7 घटाकर 3 बचा, 30 बना, 7 चौका 28, 2 बचता है। आगे से 1 उतारेंगे 21, 7 या 21। अब 11 से 20 को भाग हो जाता है। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, क्योंकि यहाँ 3 बचता है, शेष 3 उतारेंगे 33 बनेगा, 11 तियाँ 33। अब 11 से भी विभाज्यता का नियम है कि सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग अगर हम करते हैं और उनका अंतर लेते हैं तो या तो ओ 0 आए या 11 का गुणज हो। तो यहाँ पर विषम स्थानों पर स्थित अंक हैं 3 और 1। 3 जमा 1 4, और सम स्थान पर स्थित अंक है 4। 4 नफी 4, 0 आ जाता है, इसलिए 11 से विभाज्य होगी। 11 एकम 11, 3 बचता है, 33 बना, 11 तियाँ 33। 13 से भी भाग, 13 अब खुद अभाज्य संख्या है, 13 से इसको भाग करते हैं, 13 एकम 13। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंडन आ जाता है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस प्रकार अब हम अगला प्रश्न करेंगे, इसी का 5वां भाग है 7429 का अभाज्य गुणनखंडन। तो इसको जब आप भाग करेंगे 17 से भाग होता है, इससे पहले किसी भी संख्या से भाग नहीं होता। 17 चौक 68 या 6 बचे, 17 तियाँ 51, 62 बनता है। तो 17 तियाँ 51 घटा के रहता है 11, 9 उतारते हैं, 17 साते 119। 19 से 19 दूने 38 और 43 में से 38 घटा देंगे, 57 बनेगा, 19 तियाँ 57। तो 23 आ गया, 23 खुद अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंडन आ जाता है 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। दूसरा प्रश्न वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ है। अब यहाँ 26 और 91 के लिए देखना है हमने। पहले इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है, फिर जांच भी करनी है कि क्या एचसीएफ गुणा एलसीएम इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 26 के अभाज्य गुणनखंडन बनाते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंडन होता है 2 गुणा 13। इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंडन बनता है 7 गुणा 13। तो यहाँ आप देख रहे हैं 13 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं तो हमने उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घातें हैं उनका गुणनफल लेते थे हम। तो यहाँ गुणनफल तो होगा नहीं, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है 13, तो एचसीएफ आ जाएगा 13। लेकिन एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि इसमें सभी गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 7 गुणा 13। 13 जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको केवल एक बार लिखा जाएगा। 2 गुणा 7 गुणा 13 जो कि बन गया 182। अब एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया इन दोनों संख्याओं का 182। अब एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है 13 गुणा 182 जो कि 2366 आता है। तथा इन दोनों संख्याओं को भी अब हम गुणा करते हैं 26 और 91 को, वो भी 2366 आएगा। इसलिए
आपने देखा कि दोनों ये बराबर हैं 2366 और 2003 यहाँ भी बराबर हैं 26 गुणा 91 भी इतना आ रहा है और एचसीएफ गुणा एलसीएम भी इतना आ रहा है। इसलिए एचसीएफ गुणा एलसीएम हो गया दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 26 गुणा 81 बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। अब इसका दूसरा भाग है 510 और 92। अब 510 के अभाज्य गुणनखंडन जब हम बनाते हैं तो ये 510 के अभाज्य गुणनखंडन बनाते हैं, ये हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 के अभाज्य गुणनखंडन बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एचसीएफ जो आएगा वो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 2 है और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं तो हमने उनका गुणनफल लेना था। तो 510 और 92 का एचसीएफ यहाँ पर 2 आया, एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें सभी गुणनखंड आएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं होंगे, इसमें सभी गुणनखंड होंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको केवल एक बार लिखेंगे, बाकी 2 इसको तो एक बार लिख लिया, 2 गुणा 2 क्योंकि सभी गुणनखंड लेने हैं, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो एलसीएम आ जाता है गुणा करके 23,460। अब हमने जांच करनी है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। जब हम एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हैं तो एचसीएफ है 2 गुणा एलसीएम 23,460। जब इनकी गुणा करते हैं तो यह आ जाता है 46,920 तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 का गुणनफल भी 46,920 ही आता है। इसलिए एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ये जांच होगी इसकी। अब इसका अंतिम भाग है प्रश्न नंबर 2 का, तो 336 और 54 इसके लिए हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहाँ आप समझेंगे इसको। 336 का अभाज्य गुणनखंडन बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 54 का अभाज्य गुणनखंडन यहाँ ज्ञात किया है, वो बनता है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है दोनों में, 3 भी दोनों में आ रहा है, ये भी उभयनिष्ठ है। बाकी 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। अगला जो 3 और गुणनखंड हैं 2 2 2 यहाँ नहीं है, 3 3 3 यहाँ नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आए 2 और 3, तो इनका गुणनफल ही इन दोनों का एचसीएफ होगा। 336, 54 का एचसीएफ आएगा 2 गुणा 3। मतलब एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घातों का गुणनफल। छोटी घातें अपने आप वही होंगी, जब उभयनिष्ठ है तो 2 की छोटी घात ही आएगी 1 गुणा, इसमें भी 3 की छोटी घात अपने आप आएगी 2 गुणा 3। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उन्हीं की हम गुणा करते हैं। तो ये आ जाता है 336 और 54 का एचसीएफ बराबर है 6। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था जो सभी गुणनखंडों का गुणनफल करेंगे, पर शर्त यह है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको केवल एक बार लिखना है हमें। तो यहाँ 2 को एक बार लिख लेंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको एक बार लिखेंगे, बाकी 3 बच गए, 1 2 और है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो जब इनको गुणा करेंगे हम, ये बन जाता है 3024। अब जांच करनी है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम 6 गुणा 3024 क्या इन दोनों संख्याओं मतलब 54 गुणा 336 के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो जब हमने एचसीएफ गुणा एलसीएम किया 6 गुणा 3024 तो आता है 18144, तथा जब इन दोनों संख्याओं की भी हम गुणा करते हैं वो भी आता है 18144। तो इसलिए ये दोनों बराबर हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल है।